हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिन बच्चों के पास सब्जेक्ट है मनी एंड बैंकिंग या फिर मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 यानी कि डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट का आखिरी कंसेप्ट, जहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरेस्ट रेट जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए, वो रिस्क भी कैरी करता है और बैंक्स के लिए कैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो अलग अलग तरह के रिस्क क्रिएट करते हैं, वो हम समझेंगे आज की वीडियो के अंदर। ठीक है, और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कंसेप्ट। अब हमारे पास कंसेप्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि इंटरेस्ट रेट से रिस्क कैसे इन्वॉल्व होता है। हम सब जानते हैं जो अलग अलग एसेट ग्रुप है, ठीक है, वो सब कहीं ना कहीं एक रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक आरओआई प्रोवाइड करते हैं, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन रिस्क जब इन्वॉल्व होता है जब इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न्स है वो फिक्स नहीं होते या फिर वो बहुत तेजी से फ्लक्चुएट होते हैं। फॉर एग्जांपल, लोग जो है वो सबसे ज्यादा पैसा कहां पे लगाना पसंद करते हैं, आप बोलोगे भैया एफडीज में, क्योंकि एफडी पे जो है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा भी होता है और फिक्स भी होता है, मतलब कुछ भी हो पैसा मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे एसेट ग्रुप्स भी हैं जहां पे कुछ भी फिक्स नहीं होता, जैसे कि डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, बॉन्ड मार्केट हो सकता है, या फिर अलग अलग इक्विटी मार्केट हो सकता है जहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो फिक्स नहीं होते। अब बात आती है कि भैया ऐसे केसेस में क्या होता है। ऐसे केसेस में जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट की है उसको भी नुकसान हो सकता है और जिस पर्सन ने इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करी है उसको भी नुकसान हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल जो बैंक है वो करता क्या है, वो अपने पैसे को अलग अलग रिटर्न्स जनरेट करने के लिए अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन पे लगाता है। लेकिन दिक्कत क्या है, क्या वो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होते हैं? तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होते, फ्लक्चुएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बैंक्स को भी अपने अलग अलग एसेट सेगमेंट को लेके लॉस हो सकता है। ठीक है, तो आज हम उसी लॉस के बारे में बात करते हैं जो अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं या फिर अलग अलग या फिर बैंक को हो सकते हैं, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये समझते हैं, तो एडवर्स मूवमेंट्स इन द इंटरेस्ट रेट, मतलब इंटरेस्ट रेट में किसी भी तरह का एडवर्स मूवमेंट में एक्सपोज द फाइनेंशियल कंडीशंस। तो ये फाइनेंशियल कंडीशन किसी भी बैंक की जो है ना खराब कर सकता है, एनी बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच में रिजल्ट इन अ लॉस, जिसकी वजह से क्या होगा, एक लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। अ चेंज इन इंटरेस्ट रेट में एडवर्सली अफेक्ट बैंक्स। दो अगर मान लो कि कभी भी इंटरेस्ट रेट में अगर चेंज आया तो उसकी वजह से होगा क्या कि जो बैंक्स हैं उन पे क्या पड़ेगा, एक एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा नेट इंटरेस्ट इनकम पे उनकी। यानी कि सपोज करते हैं कि जो बैंक्स हैं, हम सब जानते हैं उनका काम क्या होता है, मेनली उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है कि वो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के अंदर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, फिर वहां से इनकम जनरेट करते हैं, जिसका कुछ हिस्सा उन लोगों को दिया जाता है जिन लोगों ने बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा था। लेकिन होता क्या है कि अलग अलग एसेट में जब बैंक पैसा इन्वेस्ट करता है या फिर अलग अलग लोगों को जब बैंक लोन प्रोवाइड करता है, तो उसमें होता क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसकी वजह से बैंक की रिटर्न्स यानी कि बैंक की इनकम भी फ्लक्चुएट होती है। मान लेते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छे रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहा तो बैंक अच्छा पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर वहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया तो बैंक के रिटर्न्स भी कम होते हैं, साथ साथ बैंक की नेट इनकम भी कम हो जाती है। वही चीज यहाँ पे है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम बैंक की कम हो जाएगी। अंडरलाइंग वैल्यूज ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्लो ऑफ इनकम्स। तो बैंक की जितने भी अंडरलाइंग एसेट्स है, लायबिलिटीज है या फिर ऑफ बैलेंस शीट, मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है। जिन बच्चों ने अकाउंट्स पढ़ा उन्हें बैलेंस शीट का मतलब तो पता होगा इजीली, हो सकता है बैलेंस शीट आपने समझ भी ली होगी। एक ऐसा कॉलम होता है जहां पे हम दो चीजों को रखते हैं, एसेट्स को और लायबिलिटी को। लेकिन ऑफ बैलेंस शीट का मतलब क्या है कि उसमें कुछ ऐसे एसेट्स, कुछ ऐसी लायबिलिटीज रखी गई हैं जो अब तक बैलेंस शीट का पार्ट नहीं है, वो ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट होते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू चेंज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर फ्लो इनकम। अब ध्यान रखना इसमें चेंज क्यों आएगा, अगर मान लो कि फ्यूचर फ्लो ऑफ इनकम जो होनी थी उसका फर्क पड़ता है प्रेजेंट इनकम पे, क्योंकि जैसे मान लो कि बैंक ने एस्टिमेट लगा रखा है कि फ्यूचर में किसी एसेट से एक मान लेते हैं कि एक x% इंटरेस्ट रेट आने वाला है, लेकिन उतना इंटरेस्ट रेट आया नहीं, तो बैंक की जो इनकम है वो उस पर क्या पड़ जाएगा, फर्क पड़ जाएगा। यानी कि फ्यूचर में जो उसके रिवेन्यू सोर्सेज थे वो कम हो सकते हैं, फ्यूचर में उसकी इनकम कम हो सकती है, जिसकी वजह से उसे कहीं ना कहीं लायबिलिटी जो है ना वो अपने तरीके से पे करनी पड़ेगी, या फिर बहुत सी लायबिलिटीज को हो सकता है बैंक पे ऑफ भी ना कर पाए,
इसमें देखा है कि बहुत से केसेस में हमें बैंक फेलियर्स भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो ये भी देखा है हमने कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा पाने के चक्कर में बैंक उन लोगों को लोन प्रोवाइड कर देता है जिन लोगों को बिल्कुल लोन प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, या फिर बैंक को पता है कि ये लोग डिफॉल्टर्स बन सकते हैं या फिर फ्यूचर में हमें लोन रीपे नहीं कर पाएंगे। इसमें बेस्ट एग्जांपल है यस बैंक, आप कभी गूगल कर लेना इस बैंक के बारे में। ये बैंक एक टाइम पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था स्टॉक मार्केट के अंदर, लेकिन आज इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कोड़ियों के भाव है। वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो मैनेजमेंट था वो बहुत ही बिगड़ चुका था, और ये बैंक जो है ना वो सिर्फ उन बिजनेसमैन को लोन प्रोवाइड कर रहे थे जो हो सकता है कि इनके पैसों को डुबा देते या फिर लोन को रीपे नहीं कर पाते, सिर्फ हायर इंटरेस्ट जनरेट करने के चक्कर में। तो ऐसा कई बार देखा भी जाता है कि जो बैंक्स हैं वो ज्यादा रिटर्न्स कमाने की वजह से, ज्यादा रेवेन्यू कमाने की वजह से अपने पैसे को एक अच्छी वैल्यू पे क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन होता क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आता नहीं, रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बैंक का वो पैसा डूब जाता है और कहीं ना कहीं बैंक फेलियर्स यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज यहाँ पे है, हेंस बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मस्ट डू रिस्क मैनेजमेंट। तो ऐसे केस में ये बोल सकते हैं कि बैंक हो चाहे दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो, उन्हें एक चीज करनी चाहिए, वो क्या, रिस्क मैनेजमेंट। और ये बात तो हम इंडिविजुअल पर्सन के लिए बोल सकते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अलग अलग एसेट्स में, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स में पैसे को लगाता है तो उसे कहीं ना कहीं एक चीज तो जरूर करनी चाहिए, वो क्या, रिस्क मैनेजमेंट, कि अपने रिस्क को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना उसे आना चाहिए बाय कीपिंग इंटरेस्ट रेट्स विद इन अ जस्टिफाइड लेवल, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है वो एक जस्टिफाइड लेवल के अंदर हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इन्वेस्टिगेट द सोर्सेज ऑफ सच रिस्क। हमें कुछ ऐसे रिस्क के सोर्सेज भी इन्वेस्टिगेट करने होंगे एसोसिएट विद रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कहीं ना कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। अब समझते हैं कुछ ऐसे सोर्सेज कौन कौन से हैं। पहला क्या आता है, रीप्राइजिंग रिस्क। अब ये रीप्राइजिंग रिस्क का मतलब क्या है कि हम सब जानते हैं दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, एक होता है फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या है कि भाई एक बार जो फिक्स कर दिया वो फिक्स रहेगा, चाहे अब उससे इन्वेस्टर को लॉस हो, ठीक है, चाहे उससे किसी दूसरे पर्सन को लॉस हो। मतलब पार्टी दो होती है हमेशा किसी भी एसेट को बाई सेल करने के केस में, तो उससे किसी को लॉस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, जो इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन कर लिया गया है वो फिक्स है। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन आते हैं ना तो उसमें लॉस हर एक पर्सन को हो सकता है, जो बायर है किसी एसेट का उसे भी हो सकता है, और जो सेलर है सेम एसेट का उसको भी हो सकता है। और जनरली हम जो मार्केट में है ना वो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट देखते हैं, क्योंकि बहुत बार जो है ना वो आरबीआई भी जो है अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट को चेंज करती रहती है इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए, जिसका नुकसान बैंकों को देखने का मौका मिल सकता है। तो रीप्राइजिंग रिस्क एक इंपॉर्टेंट रिस्क होता है। इट अराइजेस व्हेन देयर एग्जिस्ट सम डिफरेंसेस। ये जब देखने को मिलता है जब कुछ डिफरेंसेस आते हैं इन द मैच्योरिटी ऑफ बैंक। कब, बैंक की मैच्योरिटी में, बैंक एसेट के मैच्योरिटी में, लायबिलिटीज एंड ऑफ बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट की बात तो मैंने कर ही ली। ऑफ बैलेंस शीट वो पोजीशन है, वो पोजीशन जो भी क्लोज नहीं हुई है और इसलिए वो बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती है, वो सिर्फ किसका पार्ट होती है, ऑफ बैलेंस शीट का पार्ट होती है। एट फिक्स्ड रेट, जो फिक्स रेट पे है, एंड रीप्राइजिंग ऑफ द सेम एट फ्लोटिंग रेट, और इसको रीप्राइज किया गया है किसी फ्लोटिंग रेट की वजह से। व्हेन इंटरेस्ट रेट वेरीज, जब इंटरेस्ट रेट में चेंज आता है, रीप्राइजिंग ऑफ अबव मेंशन्ड थिंग्स में एक्सपोज अ बैंक्स इनकम। तो ये कहीं ना कहीं बैंक्स की इनकम को जो शो करते हैं टू अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशन। तो ये कहीं ना कहीं अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा है तो बैंक को प्रॉफिट भी हो सकता है अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, लेकिन उसी बैंक को लॉस भी हो सकता है। यानी कि फ्यूचर क्या है, एंटीसिपेट करना पड़ता है। अब यहाँ पे बैंक की एंटीसिपेशन फेल हो जाती है कि उसके पास क्या रिवेन्यू रहने वाला है और कितना घाटा यानी कि कितना रिस्क उसका इन्वॉल्व है। तो वो चीज यहाँ पे है। तो बैंक की इनकम को एंटीसिपेट करना है मुश्किल होता है, तो इसीलिए लिखा हुआ है अ बैंक्स इनकम अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशंस। तो यहाँ पे अनएंटीसिपेटेड फ्लक्चुएशंस होते हैं बैंक की इनकम में। दूसरा पॉइंट क्या आता है, यील्ड कर्व रिस्क। देखो यील्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो हम जनरेट करने वाले हैं प्रॉफिट वो क्या होने वाला है। तब यहाँ पे यील्ड कर्व में फर्क पड़ेगा। जब हम किसी भी एसेट से मिलने वाले रिटर्न्स को या फिर इंटरेस्ट को अगर चेंज होते हुए देखेंगे तो उसकी वजह से उसकी यील्डिंग
पे भी फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट अच्छे हो गए, फ्लक्चुएट हो गए तो अच्छी बात है, एसेट से ज्यादा प्रॉफिट मिल गया। लेकिन वो फ्लक्चुएशन नेगेटिव साइड में हुआ, यानी कि इंटरेस्ट रेट कम हो गया, तो एसेट में आपको क्या हो जाएगा, या फिर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे है। रिप्राइजिंग रिस्क में ऑल्सो कॉज चेंजेस इन द शेप एंड स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व। तो जो भी रिप्राइजिंग रिस्क है उसमें कुछ चीजें होती हैं, में ऑल्सो कॉज चेंजेस, ये कुछ चेंजेस करता है इन द शेप एंड स्लोप ऑफ द यील्ड कर्व, या तो शेप में चेंज कर देगा, ठीक है, फिर स्लोप में चेंज कर देगा यील्ड कर्व के। फर्दर मोर एन अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इन द यील्ड कर्व, यहाँ पे क्या आता है, अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आता है यील्ड कर्व के अंदर, क्रिएट्स अ रिस्क ऑफ लॉस। अब यहाँ पे लॉस होने के रिस्क बढ़ जाते हैं इन द बैंक्स इनकम, बैंक की इनकम में, एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ इट्स एसेट, और इकोनॉमिक वैल्यू भी डैमेज हो सकती है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, थर्ड पॉइंट, बेसिस रिस्क। अब ये बेसिस रिस्क क्या होता है वो समझते हैं। बेसिस रिस्क अराइजेस व्हेन देयर एग्जिस्ट एन इम्परफेक्ट कोरिलेशन बिटवीन रेट्स अर्न्ड एंड पेड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट। इस बात का मतलब क्या है कि बैंक क्या है, एक मीडिएटर ही तो है, कहीं एक जगह से रिटर्न जनरेट करता है, दूसरी जगह पे करता है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लो कि बैंक जो है ये काम सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर रहा, तो ऐसे केस में बैंक को फेलियर्स देखने का मौका मिल सकता है। क्योंकि अगर कभी भी लोगों का भरोसा उठा बैंक पे से कि बैंक अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक जो है वो उन एसेट्स के जरिए पैसा बाहर लोग जो है उन बैंक से पैसा बाहर निकालना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे केस में बैंक के पास पैसा ही नहीं होगा, और जब पैसा नहीं होगा तो इन्वेस्ट कहां से करेंगे, वही चीज यहाँ पे है बेसिस रिस्क का पॉइंट। तो बेसिस रिस्क अराइज व्हेन द एग्जिस्ट एन इम्परफेक्ट कोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे इम्परफेक्ट कोरिलेशन है किसके बीच में, बिटवीन द रेट्स अर्न की, अपने कौन से रेट अर्न किए, एंड पेड ऑन डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स विद सिमिलर रिप्राइजिंग फीचर। जब हम बात करते हैं सिमिलर रिप्राइजिंग फीचर्स की, सो व्हेन इंटरेस्ट रेट चेंज, तो जब भी इंटरेस्ट रेट में चेंज आएगा, देयर डिफरेंसेस में गिव राइज टू प्रॉब्लम इन कैश फ्लोज। तो ऐसे केसेस में जो डिफरेंसेस है ना वो कुछ प्रॉब्लम लेके आते हैं। एक तो प्रॉब्लम इन कैश फ्लो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी कि भाई बैंक के पास जब तक कैश फ्लो है, बैंक अच्छा काम करता है, लेकिन जैसे ही लोगों का भरोसा कम होगा बैंक से, लोग अपना पैसा विड्रॉ करना चालू कर देंगे, तो ऐसे केसेस में बैंक को अपने आप को रन करने में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कैश फ्लो जब भी कम होता है किसी भी बिजनेस के अंदर से, वो बिजनेस वहीं पर ठप हो जाता है। जब तक कैश फ्लो है तब तक बिजनेस अच्छा परफॉर्म करता है, कैश फ्लो खत्म होता है बिजनेस खत्म। अर्निंग ऑफ एसेट्स, और जो अर्निंग ऑफ एसेट्स हैं वो भी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि अब बैंक रिस्क में है। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लेते हैं ज्यादातर लोग जो है वो पैसा निकालना चाह रहे हैं, लेकिन बैंक ने अनसर्टेनिटी और रिस्क की वजह से अपना पैसा जो है वो लोग एसेट्स इंस्ट्रूमेंट में लगा रखा है। लेकिन अगर लोग पैसा मांग लेंगे तो बैंक को पैसा पे तो करना ही पड़ेगा, तो बैंक हो सकता है बैंक को अपने जो कुछ एसेट्स हैं वो लॉस में भी सेल करने पड़े, जिसकी वजह से बैंक फिर से क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा सिस्टमैटिक मैनेजमेंट के अंदर। तो ये एक प्रॉब्लम आती है। इसके बाद एक प्रॉब्लम आती है, लास्ट प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनैलिटी। ऑप्शनैलिटी का मतलब क्या होता है कि ऑप्शन जो है ना वो कुछ चीजें प्रोवाइड करता है। हम सब ने ना जब डेरिवेटिव्स की बात करी थी वहां पे हमने एक इंपॉर्टेंट सोर्स और इंस्ट्रूमेंट पढ़ा था, ऑप्शन ट्रेडिंग को। ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि जब एक पर्सन के पास राइट तो होता है, ऑब्लिगेशन नहीं होता। जैसे हम बात करते हैं ऑप्शन बाइंग की, जब ऑप्शन बाइंग की बात करते हैं मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था कि ऑप्शन बायर जो होता है ना, वो उसे राइट तो है जो ही प्रॉफिट उसने कमाया उसे निकालने का, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होता उसके पास। जैसे कि मैंने इसमें ये एग्जांपल दिया था, आप लोगों को शायद याद भी हो, कि सपोज करते हैं एक अच्छा फोन है मेरे पास, कोई भी किसी एक्स कंपनी का फोन ले लिया मैंने, मान लेते हैं वो एक्स कंपनी का फोन जो है वो 1 लाख रुपए का है, और ये मान लेते हैं कि ना अगले महीने उस बंदे को पता है वो फोन जो है वो 1.5 लाख का हो जाएगा। तो उस पर्सन ने क्या बोला कि एक काम करता हूँ मैं ना प्रीमियम बुकिंग कर आता हूँ इस फोन की। तो वो एक शॉप पे गया, वो फोन जो है वो 10,000 रुपये दिया है, वो बोला कि 10,000 रुपये मैं आपको देता हूँ प्रीमियम के तौर पे, एक तरह से बयाना जिसको हम बोलते हैं, और ये फोन जो है ना वो अगले महीने आपको मुझे ही बेचना है, वो भी सेम प्राइस लेवल पे रहना चाहिए। तो होगा क्या, मान लेते हैं वो सही में फोन 1 लाख का 1.5 लाख का हो गया, ठीक है। अब 1 लाख का 1.5 लाख हो गया, यानी कि 1,50,000 रुपये का फोन हो चुका है। अब वो 1 लाख का फोन जो है ना, ठीक है, जब वो दोबारा जाएगा अगले दुकान पे, अब वो दुकानदार जो है उसने पैसे ले लिए, तो वो क्या है यहाँ पे बंद गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसे पे करना ही पड़ेगा। मतलब उसे वो पैसा, उसे वो फोन 1 लाख में देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 उसने प्रीमियम बुकिंग दी थी, 1 लाख अब दे देगा, 1,10,000 में उसने फोन खरीद लिया, उसके 40,000 डायरेक्ट बच गए। लेकिन सपोज करते हैं कि वही फोन 1 लाख का नहीं था, वो 1 लाख का फोन जो है ना वो मतलब 1 लाख का था, वो अगले महीने 50,000 का हो गया। अब 50,000 का हो गया, अब यहाँ पे
कोई बेवकूफ़ी होगा जिसने प्रीमियम दे रखा है वो अपना फोन लेने जाएगा। क्यों? क्योंकि 10,000 उसने पहले दिए, 1 लाख अब दे रहा है, कितने हो गए? 1,10,000 रुपये। क्योंकि किसके फोन के लिए? 50,000 फोन के लिए। इससे बढ़िया क्या है कि वो किसी दूसरी दुकान में जाएगा, वहां जाके 50,000 में फोन खरीद ले, क्या होगा? 10,000 तो गए, कम से कम 40,000 जो और जाते हैं, 40,000 वो तो बच गए। तो ये एक तरीका होता है, इसी को बोलते हैं ऑप्शन, कि जहां पे राइट तो है, ठीक है, बट ऑब्लिगेशन नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे है। तो ऑप्शन प्रोवाइड्स द होल्डर द राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। राइट तो प्रोवाइड करता है बाय करने का, पर ऑब्लिगेशन नहीं बनाता। बाय और सेल और अल्टर कैश फ्लो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन सम मैनर, किसी भी मैनर में। मतलब उसके पास राइट है, वो खरीद भी सकता है उस चीज को, उसको सेल भी कर सकता है, ठीक है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं है, मजबूरी नहीं है कि उसे करना ही पड़ेगा। लेकिन सेलर क्या पे मजबूरी थी, उसे बेचना पड़ता क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में बन चुका है। और जो बच्चे स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन रखते हैं उन्हें तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऑप्शन होता है क्या वो अच्छे से पता होगा। तो आगे पढ़ते हैं। ऑप्शंस आर एम्बेडेड इन मैनी एसेट्स। ऑप्शन हम बहुत सारे एसेट में देखते हैं, बहुत सारी लायबिलिटीज में भी देखते हैं, एंड ऑफ बैलेंस शीट पोर्टफोलियो के अंदर भी देखते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड विद कॉल एंड पुट कैपिटल अमाउंट। सुनो, वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्ड हम देखते हैं जहां पे कॉल ऑप्शन भी होता है, पुट ऑप्शन भी होता है। कॉल ध्यान रखना, एक पर्सन जब खरीदता है जब उसे लगता है वो जो भी इंस्ट्रूमेंट हो बढ़ने वाला है, और पुट जब खरीदा जाता है जब वो लगता है कि वो जो भी ऑप्शन है वो बिकने वाला है। क्योंकि कॉल के प्राइस जब बढ़ते हैं जब वो ऑप्शन, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो बढ़ता है, उसके रेट बढ़ते हैं, और पुट का प्राइस जब बढ़ता है जब उस ऑप्शन के रेट, उस इंस्ट्रूमेंट के रेट गिरते हैं। ये चीज ध्यान रखना। तो कॉल एंड पुट ऑप्शंस। लोन विच गिव बोरोवर्स द राइट और प्रीपे। अब जो लोन है वो बोरोवर्स को ना कहीं राइट देते हैं कि या तो उसे प्रीपे कर सकता है द प्रिंसिपल अमाउंट। फिक्स डिपॉजिट विच गिव राइट टू डिपॉजिटर टू विड्रॉ फंड्स एट एनी टाइम। ध्यान, एफडी भी हम बोलते हैं ना कि एक लॉक इन पीरियड है, लेकिन एफडी के अंदर भी एक बाउंडेशन होती है। हम एफडी चाहें तो जब मर्जी तोड़ सकते हैं, लेकिन उसकी वजह से क्या होगा, हमें एक लॉस झेलना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करनी पड़ती है, जिसकी वजह से अगर हमें नीड है तो हम एफडी भी तोड़वा सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट विच गिव राइट, वो भी राइट देता है टू डिपॉजिटर टू विड्रॉ फंड्स, कि फंड को विड्रॉ कर ले, यानी कि जो पैसा बैंक सोच रहा है कि वो फिक्स रहेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बैंक क्या से वो पैसा निकल जाता है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं राइट है लोगों के पास, लोग फाइन देके उस पैसे को, हाँ, पर ये है कि कहीं ना कहीं बैंक को फाइन मिल जाता है, ये अच्छा बेनिफिट है। और बैंक भी ये चीज जानता है कि जनरली लोग जो है ना वो फाइन देके अपना पैसा तभी निकालेंगे जब वो बहुत बड़ी मजबूरी में होंगे। at any time are example of optionally if not manage, अगर ये प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हुआ है, optionality forces a bank to forcefully release payoff। अब यहाँ पे क्या आता है, तो optionality force करता है बैंक को कि forcefully release करे payoffs को and get exposed। अब यहाँ पे क्या हो गया, get exposed to the risk losing balance। अब यहाँ पे रिस्क रहता है कि वो बैंक अपने कभी भी बैलेंस को लूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक के पास राइट है, जब मर्जी अपना पैसा डिमांड कर सकती है, ठीक है। सोचो जब एफडी का पैसा निकल रहा है तो जो डिमांड डिपॉजिट यानी कि जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट बैलेंस होता है तो जब मर्जी निकाला जा सकता है। तो ये एक सिचुएशन जो है ना हमारे पास क्या होती है, आती है, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक का टॉपिक जो क्लियर हो गया है। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे लेसन नंबर 5 की, ठीक है। अब इसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर पर के नोट्स भी ले सकते हो, ठीक है। अब इसको जो उतारना है वो उतार भी सकता है। अब मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, ठीक है, जहाँ पे हम बात करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट की लेसन नंबर 5 के बारे में। फिर भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सजेशन हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से।